अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अबी खान केमिस्ट्री। टुडे our topic is yield and types of yield, and this is lecture number 21. Let's start the topic. सबसे पहले yield आता है कि yield जो है ये किससे कहते हैं yield। अच्छा, yield means product। यहां पर इससे पहले हम लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट्स जो हैं वो वाला टॉपिक कर चुके हैं, लेकिन एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट में हमारा ताल्लुक जो है सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट से होता है, और यहाँ पर हमारा ताल्लुक यील्ड और टाइप्स ऑफ यील्ड है या सिर्फ यील्ड है या परसेंट यील्ड है। इसमें हमारा ताल्लुक जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट से होगा, रिएक्टेंट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट तक महदूद रहेंगे, ठीक है जी। तो यील्ड कहते हैं प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट, और इसको उर्दू में कहते हैं पैदावार, ठीक है जी। लेकिन यहां पर हम रिएक्शंस की बात करते हैं, इसीलिए हम कहेंगे इसे प्रोडक्ट। डेफिनेशन इसका ये है, द अमाउंट ऑफ product formed after the completion of the reaction, after completion of reaction, the amount of product formed after completion of the reaction, and this is known as yield or product। अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर ये एक रिएक्शन है, A प्लस B एक रिएक्शन है और इससे बनता है C। तो यील्ड में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यील्ड में हमारा रिएक्टेंट से कोई वास्ता नहीं होगा, कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारा काम जो है वो प्रोडक्ट से होगा। अब यील्ड से मतलब ये है कि इस रिएक्शन से कितना प्रोडक्ट जो है वो बनता है, ठीक है जी। रिएक्शन में हमने इतने, मिसाल के तौर पर 100 ग्राम A combines with 200 ग्राम ऑफ B, तो यहां पर 100 ग्राम और 200 ग्राम B, A और B दोनों इतने अमाउंट में है, ये दोनों जब कंबाइन कर जाते हैं तो कॉम्बिनेशन, आफ्टर कॉम्बिनेशन ये इससे C बनता है। लेकिन यहां पर चाहिए हमें 300 ग्राम C चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि हर एक रिएक्शन जो है या स्टेशियोमेट्री जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। तो यहां पर जितना भी मास है, जो भी मास है उसको हम सम करके प्रोडक्ट में वही का वही मास रहेगा, ये होगा 300 ग्राम, तो फिर ये भी जो प्रोडक्ट बनता है ये भी 300 ग्राम होना चाहिए। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, यहां पर हमारा सिर्फ और सिर्फ इसी प्रोडक्ट से ताल्लुक रहेगा। इस प्रोडक्ट को यहां पर हम प्रोडक्ट से क्या करेंगे, प्रोडक्ट से मतलब ये है कि ये रिएक्शन इतना है तो प्रोडक्ट कितना देगा, ठीक है जी, कितना अमाउंट देगा, या इस रिएक्शन का जो है एफिशिएंसी जो है या आउटपुट कितना है, इसका सिर्फ हमारा यहां पर आउटपुट से ताल्लुक होगा। या हम जो भी करते हैं यहां पर यील्ड में, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट के साथ करेंगे, प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेंगे, प्रोडक्ट की परसेंटेज को निकालेंगे, ठीक है जी, एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन को देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट से ताल्लुक रहेगा। A और B यानी मतलब रिएक्टेंट से या रिएजेंट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। अच्छा, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इज नोन एज यील्ड। जितना प्रोडक्ट बनता है रिएक्शन कंप्लीशन के बाद, जितना प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को हम कहेंगे यील्ड। क्या कहेंगे जी? यील्ड। अब यहां पर टॉपिक में है परसेंट यील्ड। तो परसेंट यील्ड जो है ये कोई और चीज है। परसेंट यील्ड मींस कि हम उस अमाउंट को, परसेंट यील्ड मींस जब जो प्रोडक्ट बना है हमारे पास रिएक्शन में, जो प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट को जब हम परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे
परसेंटेज में जब हम कैलकुलेट करेंगे, यहां पर प्रोडक्ट का हम परसेंट निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट। जब हम इस प्रोडक्ट को परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज में निकालेंगे कि कितना परसेंट प्रोडक्ट इस रिएक्शन ने दिया है, फिर उस वैल्यू को, उस कैलकुलेटेड वैल्यू को हम कहेंगे परसेंट यील्ड। दोनों एक ही चीज है, लेकिन यहां पर जो है जितना अमाउंट प्रोडक्ट का बनता है, ग्राम्स में बनता है, जो भी कंसंट्रेशन यूनिट होता है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहां पर परसेंट यील्ड मींस कि हम इसका प्रोडक्ट का जो कंपोजिशन है वो परसेंटेज में लेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन लेंगे प्रोडक्ट का। तो जब भी प्रोडक्ट को हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, फिर उसको हम कहेंगे परसेंटेज यील्ड या परसेंट यील्ड। अच्छा, इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ यील्ड। टाइप्स ऑफ यील्ड, तो यील्ड की या परसेंट यील्ड की टू टाइप्स है, टू टाइप्स ऑफ यील्ड। सबसे पहला है एक्चुअल यील्ड, 1 नंबर एक्चुअल यील्ड, और दूसरा है थ्योरेटिकल यील्ड। यील्ड के दो किस्म में है, या टू काइंड्स ऑफ यील्ड है, या टू टाइप्स ऑफ यील्ड है। एक यील्ड जो है वो हमारे पास एक्चुअल यील्ड होगा और दूसरा जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड होगा। अच्छा जी, इसके बाद अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअल यील्ड क्या है और थ्योरेटिकल यील्ड जो है, कौन सी यील्ड को हम थ्योरेटिकल यील्ड कहें। सबसे पहले एक्चुअल यील्ड, actual yield, actual yield means the amount of product, calculated on the basis of experiment or practical work, अच्छा, ये हो गया एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड मींस जब हम प्रैक्टिकल कोई काम करते हैं, प्रैक्टिकली कोई रिएक्शन करता है, प्रैक्टिकली हम दो तीन रिएक्टेंट्स को कंबाइन करते हैं या रिएजेंट्स को कंबाइन करते हैं, या एक्सपेरिमेंट में हम एक रिएक्शन करते हैं, उससे जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को हम कहेंगे एक्चुअल यील्ड। ठीक है जी। अब इस यील्ड को, एक्चुअल यील्ड को एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल यील्ड आल्सो नोन एज एक्सपेरिमेंटल यील्ड, या प्रैक्टिकल लिहाज से इसे कहते हैं प्रैक्टिकल यील्ड। प्रैक्टिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड को एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हैं और प्रैक्टिकल यील्ड भी कहते हैं। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर मैं चाय बनाता हूं, चाय, ठीक है जी, और इसमें मैंने 2 ग्लास पानी जो है, इस बर्तन में 2 ग्लास पानी जो है वो डाल दिए, 2 ग्लास, ठीक है जी। इसके साथ साथ 2 चम्मच शुगर डाली, और साथ साथ में 1 चम्मच जो है वो टी, जो की पत्ती होती है, उस पत्ती को मैंने इसमें डाल दी। अब क्या है, और इसी के साथ साथ 1 ग्लास या 1 कप ऑफ मिल्क, 1 कप ऑफ मिल्क, ये मैंने मिक्स की। ये तो मिक्सचर है, कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कंसीडर करता हूं कि ये रिएक्शन है। और प्रैक्टिकल में मैं करता हूं, चाय बनाता हूं, 2 ग्लास वाटर है,
2 चम्मच शुगर है, 1 टी जो है टीस्पून है, मतलब पत्ती को इसमें डाला है, और 1 कप मिल्क है। अब मैं एक्चुअल में करता हूं तो ये हमें यील्ड देता है 3 कप ऑफ टी बनता है इससे। 3 कप टी जो है, चाय जो है इससे बनता है। 3 कप चाय जो है इससे, एक प्रैक्टिकल में इससे 3 कप चाय जो है वो बन जाता है। अब देखते हैं, ये हो गया एक्चुअल यील्ड। मैंने देखा, मैंने अपने हाथों से काम किया, एक्सपेरिमेंट किया कि जब 2 ग्लास पानी, 1 कप ऑफ मिल्क, 1 टीस्पून 2 शुगर, 2 चम्मच जो है वो शुगर मैंने डाली और इसको मिक्स किया। मिक्सिंग के बाद हमें मिला 3 कप चाय का जो है वो हमें मिल गया, मतलब 3 कप ऑफ टी जो है वो बन गया। अब ये मैंने प्रैक्टिकल किया, मैंने अपने हाथों से किया, मैंने आंखों से देखा कि इतना बना है, तो ये हो गया हमारा एक्चुअल यील्ड। ये 3 कप चाय जो है, 3 कप ऑफ टी, ये हमारा एक्चुअल यील्ड हो गया। ये एक्चुअल यील्ड है, ठीक है जी। तो इस किस्म की यील्ड को, इस किस्म के प्रोडक्ट को मैं कहूंगा एक्चुअल यील्ड, ठीक है जी। अब आइए देखते हैं थ्योरेटिकल यील्ड को। थ्योरेटिकल यील्ड की तरफ जाते हैं कि थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो क्या है। थ्योरेटिकल यील्ड अच्छा 2 नंबर है थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड मींस कि हम सिर्फ कैलकुलेशन के जरिए जो है यील्ड मालूम करते हैं, और जब कैलकुलेशन के जरिए या बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम जो प्रोडक्ट मालूम करते हैं या यील्ड मालूम करते हैं कि ये रिएक्शन कितना प्रोडक्ट देगा, जब हम कैलकुलेशन करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, तो उस प्रोडक्ट को फिर हम कहेंगे थ्योरेटिकल यील्ड, या यील्ड को कहेंगे थ्योरेटिकल यील्ड। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, amount of product formed on the basis of balanced chemical equation, balanced chemical equation। मैं सिंपल अल्फाज में एक रिएक्शन यहां पर लिखता हूं। ये रिएक्शन मैं लिखता हूं कि एल्यूमिनियम है और प्लस क्लोरीन गैस है Cl2, और इससे बन जाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है जी। 2 मोल ऑफ AlCl3 बन जाता है, यहां पर 3 मोल ऑफ क्लोरीन गैस जो है वो रिएक्ट करता है 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम से। मिसाल देता हूं, अब ये प्रोडक्ट तो है, यील्ड तो इस रिएक्शन का ये बनता है, ये हो गया यील्ड, ठीक है जी। ये यील्ड है या प्रोडक्ट है। अब कितना बनेगा, ठीक है जी, वो अब हम इससे कैलकुलेट करते हैं रिएक्शन से। मिसाल के तौर पर मैंने ये कैलकुलेट किया कि 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम जब कंबिनेशन करता है 3 मोल ऑफ क्लोरीन गैस से, तो इससे बन जाता है 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इससे बन जाता है, ठीक है जी। यहां पर नंबर ऑफ मोल जो है वो 2 है। 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, या 100 ग्राम मैंने एल्यूमिनियम लिया, ठीक है जी, 300 ग्राम मैंने क्लोरीन गैस लिया, और ये दोनों रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद हमें प्रोडक्ट मिलता है। मिसाल के तौर पर रिएक्शन से 350 ग्राम एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो बनता है, मिसाल के तौर पर, ठीक है जी। मिसाल मैंने लिया है, एग्जांपल देता हूं। मैं कैलकुलेशन किया मैंने, ठीक है जी, कि कितना प्रोडक्ट मिलेगा। मैंने कैलकुलेशन किया, ये कैलकुलेशन में मैंने लिया है 100 ग्राम, मुझे दिया गया है 100 ग्राम मास, 300 ग्राम जो है वो मास क्लोरीन का दिया है, 100 ग्राम एल्यूमिनियम का दिया है, और यहां पर बन जाता है 350 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये हो गए। अब देखिए, मैंने थ्योरेटिकल कैलकुलेशन किया
कैलकुलेशन किया बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जरिए जब दोनों रिएजेंट्स रिएक्टेंट्स जो है ये रिएक्शन करता है, इससे हमें इतना प्रोडक्ट मिलता है। ये हो गया थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है जी। और अब मैं चला गया लैब में। लैब में मैंने देखा कि जब मैंने इसी ही अमाउंट को लिया बीकर में, मैंने ये बीकर लिया और इस बीकर में 2 मोल ऑफ एन लिया, 3 मोल ऑफ क्लोरीन गैस लिया, तो इससे बन गया, मिसाल के तौर पर इससे बन गया 320 ग्राम यील्ड। ठीक है जी। तो ये मेरा हो गया प्रैक्टिकल यील्ड, प्रैक्टिकल प्रोडक्ट ये हो गया। एक्सपेरिमेंट के जरिए या लैब में मैंने इसे अपने आंखों से, अपने आंखों से देखा कि इन चीजों को मैंने मिक्स किया, अपने हाथों से मिक्स किया, प्रैक्टिस किया। ठीक है जी। एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट से मुझे रिजल्ट मिल गया ये वाला। अब ये जितना भी प्रोडक्ट है, लेकिन प्रैक्टिकल में जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम कहेंगे एक्चुअल यील्ड। तो ये हो गया एक्चुअल यील्ड और ये हो गया थ्योरेटिकल। ठीक है जी। इन दोनों में फर्क सिर्फ ये है, थ्योरेटिकल यील्ड और परसेंट यील्ड में, या सॉरी एक्चुअल यील्ड, फर्क सिर्फ ये है कि यह हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद हमें जो है वैल्यू मिलता है कि इतना प्रोडक्ट बनता है। और ये जो है ये हम प्रैक्टिकल में करते हैं, जो प्रैक्टिकल में अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमें मिलता है उसे हम कहेंगे एक्चुअल यील्ड। और जो थ्योरेटिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम कैलकुलेशन करते हैं और उससे जो अमाउंट बनता है प्रोडक्ट का, उसको हम कहेंगे थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है जी। ये हो गया एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल यील्ड। अब इसके बाद आता है क्या इसके लिए कोई इक्वेशन या रिलेशन है जिसके जरिए हम परसेंट यील्ड को कैलकुलेट कर सके। आइए, रिलेशन फॉर कैलकुलेटिंग द परसेंट यील्ड। ठीक है जी। क्योंकि हम इस यील्ड को जब भी कैलकुलेट करते हैं तो रिएक्शन का परसेंट यील्ड निकालेंगे, प्रोडक्ट का परसेंट यील्ड निकालेंगे, और ये सिर्फ इसलिए कि हमें पता चल जाए कि इस रिएक्शन का एफिशिएंसी या आउटपुट कितना है। ठीक है जी। रिलेशन ये है कि परसेंट यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। क्योंकि परसेंट है, वैसे ही यील्ड जो है वो एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड है, लेकिन जब हम परसेंट निकालते हैं तो 100 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय 100। ये इस फार्मूले से, इस फार्मूले के जरिए हम परसेंटेज यील्ड को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब जाते हैं कि हमारे पास 100% यील्ड जो है वो कब होगा। एक रिएक्शन का 100% यील्ड कब होगा? 100% यील्ड कब होगा एक रिएक्शन का? 100% यील्ड जो है ये बहुत मुश्किल है। ये आइडियल केस, आइडियल हम लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक रिएक्शन लिया, ए और बी जो है ये कंबाइन हो जाता है और ये सी बनता है। 10 ग्राम मैंने ये ली है, ठीक, या 10 मोल मैंने ए लिया है, 5 मोल जो है वो बी लिया है, और मैं कहता हूं कि इससे बन जाता है बैलेंस में, बैलेंस केमिकल इक्वेशन या जो कैलकुलेशन से आता है कि 15 मोल जो है वो सी बन जाता है। ठीक है जी। अब ये हो गया थ्योरेटिकल यील्ड, और मैंने एक्चुअल में प्रैक्टिकल मैंने ये रिएक्शन किया, इससे भी 15 मोल जो है वो बन गया। ये जो है इसी आइडियल केस कहते हैं, आइडियल केस। तो रिएक्शंस में या प्रैक्टिकल वर्क में आइडियल काम जो है, जो कि बिल्कुल सही सलामत हो, वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है जी। तो ये आइडियल सिचुएशन है जब एक रिएक्शन का यील्ड जो है वो 100% होता है। ये समझिए आप कि ये प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल नहीं किया है, ये कोई आइडियल बात है। ठीक है जी, या आइडियल रिएक्शन है। तो आइडियल रिएक्शन केस में जो है तब 100% यील्ड कब होगा? जब थ्योरेटिकल यील्ड, जो कि थ्योरेटिकल यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड। जब एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड दोनों बराबर हो, तब हमें जो आउटपुट एक रिएक्शन का मिलता है
या परसेंट यील्ड मिलता है वो 100% होगा। ठीक है जी। जब थ्योरेटिकल यील्ड एक्चुअल यील्ड का बराबर होता है तो फिर उस रिएक्शन का जो यील्ड है वो 100% होता है। यहां पर जो यील्ड हमें मिलेगा, यील्ड परसेंट यील्ड वो 100% होगा, 100%। लेकिन ये आइडियल सिचुएशन है, याद रखना ये आइडियल केस है, आइडियल केस। ठीक है जी। ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल वर्क में या प्रैक्टिकल वर्क में या प्रैक्टिकली या और थ्योरेटिकल यील्ड में जमीन और आसमान का फर्क होगा। कोई ना कोई मसला जो है वो रहेगा और उस मसले की प्रॉब्लम की वजह से हमारा जो एक्चुअल यील्ड है वो कम होगा और थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। अब चलते हैं जी एक्सीलेंट यील्ड की तरफ कि एक रिएक्शन का एक्सीलेंट यील्ड या जो है एक्चुअल में क्या होता है। एक्सीलेंट यील्ड या गुड यील्ड, एक्सीलेंट यील्ड की तरफ जाते हैं। एक्सीलेंट यील्ड ऑफ द रिएक्शन, एक्सीलेंट यील्ड ऑफ द रिएक्शन या रिएक्शन जो है वो तब सही होगा या जैसे हम कहते हैं कि ये रिएक्शन जो है इसका आउटपुट बहुत ज्यादा है, ठीक है जी, और ये वैलिड है, ठीक है जी, एक्चुअल में भी यही है, तो वो रिएक्शन एक्सीलेंट या गुड रिएक्शन होगा जिसका परसेंट यील्ड जो है, परसेंट यील्ड वो ज्यादा हो, 90% से ज्यादा। वो रिएक्शन सही रिएक्शन होगा या हमारे जहन के मुताबिक, हमारे सोच के मुताबिक सही होगा जब परसेंट यील्ड जो है वो 90% से ज्यादा। जब भी 90% से ज्यादा बन जाता है या आउटपुट जो है वो 90% से ज्यादा देता है या 90% देता है, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सीलेंट रिएक्शन, या उस रिएक्शन का आउटपुट जो है वो सही है। वो हमें चाहिए, या इंडस्ट्री के में हम एक रिएक्शन करते हैं और हम सबसे पहले चेक करते हैं कि इसका यील्ड जो है वो कितना आता है, परसेंट यील्ड, या इसका एफिशिएंसी कितना है, या आउटपुट कितना है, ठीक है जी। तो अगर 90% से ज्यादा है तो ये हर एक जगह में जो है वो रिएक्शन जो है वो चलता है और हर एक को जो है एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है जी। अब चलते हैं एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन। एफिशिएंसी, efficiency of the reaction, of reaction. Efficiency of the reaction means कि एक रिएक्शन का आउटपुट कितना है। हाँ जी, हम फिजिक्स में करते हैं, फिजिक्स में ये आउटपुट या एफिशिएंसी ऑफ द मशीन्स होते हैं, एफिशिएंसी होता है। या मिसाल के तौर पर मैं ये मार्कर लूं और ये मार्कर मैं कहता हूं कि इसका एफिशिएंसी कितना है, मींस कि मैंने यहां पर इंक डाला है, इसे इंक, ठीक है जी, इसमें इंक डाला है, ये इनपुट हो गया। अब इंक मैंने मिसाल के तौर पर इससे 10 ग्राम इंक चाहिए, 10 ग्राम इंक इसके लिए या राइटिंग के लिए इसमें 10 ग्राम इंक चाहिए और मैंने 10 ग्राम इंक या 10 ml या 100 ml चाहिए, 100 ml इंक चाहिए इसे, और मैंने 100 ml जो है इंक इसमें डाला है, ठीक है जी, इसमें स्टोर है। अब मैं ये देखता हूं कि ये कितने दिन या कितने घंटों तक काम करता है ये मार्कर, तो ये हो गया इसका आउटपुट, और मैं भी देखूंगा कि इसका आउटपुट कितना है। इंक तो मैंने इसमें डाला है लेकिन इसका आउटपुट कितना है। मिसाल के तौर पर ये 2 मार्कर है, ठीक है जी, एक ही अमाउंट का इंक मैंने डाला है इसमें, 100 ml इंक इसमें है और 100 ml इंक इसमें है। अब मैं ये चेक करता हूं कि कौन सा मार्कर जो है वो मेरे लिए एफिशिएंट है, मेरे लिए कारआमद है, या मैं कौन से मार्कर से ज्यादा काम कर सकता हूं। इंक एक जैसा है, इनपुट एक जैसा है, सेम है, लेकिन आउटपुट जो है वो कौन ज्यादा देता है। अब मिसाल के तौर पर ये एक मार्कर, ये वाला मार्कर जो है ये 2 डेज तक मुसलसल काम करता है और उसके बाद जो है वो इस इंक इसमें खत्म हो जाता है। और ये मार्कर है ये 4 डेज तक, 4 डेज तक मुसलसल काम करता रहता है और उसके बाद खत्म हो जाता है। अब देखिए कि इंक इनपुट इसमें, इन दोनों में एक है, 100 ml इंक इसमें है, 100 ml इंक इसमें है,
लेकिन ये जो है ये काम करता है 2 डेज और ये काम करता है 4 डेज, तो ये मार्कर मेरे लिए ये क्या हो गया, एफिशिएंट हो गया, क्योंकि इनपुट तो इन दोनों के लिए एक ही है। अब मेरे लिए कारमंद या फायदेमंद जो है ये मार्कर हो गया, क्योंकि ये 4 डेज तक वही काम करता है जो काम मैं इस मार्कर से करता हूं। ठीक है जी, तो ये हो गया एफिशिएंट और ये हो गया इन मार्कर्स का एफिशिएंसी। आउटपुट हो गया कि मुझे कितना आउटपुट देता है। इनपुट तो दोनों अपनी मर्जी से लेता है, ठीक है जी, लेकिन मुझे आउटपुट इसका कितना है। जब हम आउटपुट को देखते हैं उसे हम कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है जी, एफिशिएंसी ये एफिशिएंसी आमतौर पर एफिशिएंसी को हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं, परसेंट एफिशिएंसी इज इक्वल टू इनपुट डिवाइड बाय आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100। ये है एफिशिएंसी, आम मशीन का एफिशिएंसी है। जब हम कैलकुलेट करते हैं कि ये बल्ब इतना काम करता है, ये इंजन जो है ये इतना काम करता है, ये मोटर जो है ये इतना काम करता है, ये मशीन जो है ये इतना एफिशिएंट है, ये बल्ब जो है ये इतना एफिशिएंट है। मिसाल के तौर पर मैं एक इलेक्ट्रिशियन के दुकान पे जाता हूं, वहां पर उसे कहता हूं कि मुझे बल्ब दीजिए। वो 3 किस्म के बल्ब देते हैं मुझे। मिसाल के तौर पर एक ये देता है, एक ये देता है, एक ये देता है, ठीक है। लेकिन ये बल्ब जो है इसका एफिशिएंसी 10% है, इसका एफिशिएंसी 20% है और इसका एफिशिएंसी 30% है। मींस कि मेरे लिए ये बल्ब सही है क्योंकि ये मेरे लिए काम कर सकता है, एफिशिएंट ये है। करंट तो हर एक को सेम जाता है, ये भी 5 एम्पियर करंट इसे चाहिए, इसके लिए भी 5 एम्पियर करंट चाहिए और इसके लिए भी 5 एम्पियर करंट चाहिए, लेकिन ये मुझे आउटपुट देता है 30%। 100% इनपुट में से ये मुझे देता है 30% आउटपुट, तो ये मेरे लिए एफिशिएंट हो गया। अब मेरे रिएक्शन के लिए जो हम एफिशिएंसी देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्रोडक्ट कितना परसेंट में देगा, कितना परसेंट प्रोडक्ट जो है वो देता है, हाउ मच product a reaction gives, तो इसे हम कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन, एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है जी, और ये या परसेंटेज यील्ड जो है, परसेंटेज यील्ड ये भी याद रखना कि परसेंटेज यील्ड जो है ये एक्चुअल में क्या है, रिएक्शन का एफिशिएंसी। परसेंट यील्ड कोई और चीज नहीं है, यील्ड तो प्रोडक्ट हो गया, लेकिन परसेंट यील्ड का मतलब यह है कि ये एक रिएक्शन का एफिशिएंसी है, कि हमें पता चल जाए कि ये रिएक्शन जो है वो कितना प्रोडक्ट हमें देता है। ये हो गया एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन। अच्छा, और कौन सा रिएक्शन जो है वो एफिशिएंट होगा, एफिशिएंट वो रिएक्शन ज्यादा एफिशिएंट होगा जो रिएक्शन, जिस रिएक्शन में हमें परसेंट यील्ड जो है वो 90% से ज्यादा, परसेंट यील्ड हमें या यील्ड जो है वो 90% से ज्यादा देता है, वो रिएक्शन जो है वो क्या होगा, एफिशिएंट रिएक्शन होगा। अच्छा, अब चलते हैं एक मामूली सा शॉर्ट सा टॉपिक जो है वो रह गया है इसमें, शॉर्ट सा टॉपिक रह गया कि थ्योरेटिकल यील्ड, ये टॉपिक है कि theoretical yield T yield is always greater than actual yield। ये टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। theoretical yield actual yield से हमेशा ज्यादा क्यों होता है, या actual yield जो है, actual yield is always less than theoretical yield, why, what is the reason। ठीक है जी, कम तो होता है लेकिन रीजन इसके लिए क्या है, तो रीजंस इसके लिए बहुत है, लेकिन मैं यहां पर 2-3 रीजन जो है वो लिखता हूं। सबसे पहले रिवर्सिबिलिटी, कि रिएक्शन में रिवर्सिबिलिटी, अगर रिएक्शन कहीं पर भी रिवर्सिबिलिटी शो करता है, उस रिएक्शन में हमें एक्चुअल यील्ड जो है वो कम मिलेगा, जो यील्ड है वो कम मिलेगा। थ्योरेटिकल में हमने कैलकुलेट किया मिसाल के तौर पर, ये A+B ये रिएक्शन है और इससे बनता है C, ये रिएक्शन है, ठीक है जी। लेकिन थ्योरेटिकल में मैंने कैलकुलेशन किया बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, ये C बनता है AT
80 ग्राम सी बनता है। और मैंने प्रैक्टिस में किया या एक्सपेरिमेंटल ये रिएक्शन किया, एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकल लैब में किया, और इससे बना 70 ग्राम। अब मैं हैरान होऊंगा, ये आ गया 80 ग्राम थ्योरेटिकल यील्ड है और 70 ग्राम जो है इसका एक्चुअल यील्ड है या प्रैक्टिकल यील्ड है या एक्सपेरिमेंटल यील्ड है। ठीक है जी, तो ये क्यों आता है? ये रिएक्शन मिसाल के तौर पर कहीं सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए रिवर्सिबल हो जाता है, जो कि प्रोडक्ट जो है यहां दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, तो यही एक वजह है कि अगर रिएक्शन में कहीं पर भी रिवर्सिबिलिटी जो है वो है, या कहीं पर भी रिएक्शन रिवर्सिबल या बैकवर्ड की तरफ जाता है, तो वहां पर हमारा जो एक्चुअल यील्ड है उस पर असर पड़ेगा और वो जरूर कम होगा। ठीक है जी, एक रीजन ये है। दूसरा रीजन क्या है? साइड रिएक्शंस है, साइड रिएक्शंस। मिसाल के तौर पर ये लकड़ी है, वुड है, ठीक है जी, और ये वुड ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाता है, हमें हीट देता है, हीट एनर्जी है, ठीक है जी, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो भी देता है, ये प्रोडक्ट है इसकी। लेकिन एक्चुअली में मैंने देखा कि मुझे चाहिए क्या? हीट चाहिए, ये दोनों नहीं चाहिए, मुझे हीट चाहिए, डायरेक्ट हीट। ये वुड जो है ये मुझे हीट देता है, लेकिन कैलकुलेशन मैंने किया और कैलकुलेशन से ये हो गया कि वुड जो है वो जब ऑक्सीजन से, इतने ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाता है, वो हीट देता है, और मैंने देखा कि ये 100 जूल एनर्जी, हीट एनर्जी जो है वो देता है, 100 जूल। अब मैंने प्रैक्टिकल किया और 100 में से 80 जूल जो है वो देता है और बाकी 20 जो है वो गायब हो जाता है। ठीक है जी, तो यहां पर साइड रिएक्शन हो सकते हैं। उस साइड रिएक्शन की वजह से कुछ वुड और ऑक्सीजन ये दोनों मिला के कोई और चीज बन जाता है, इससे हीट नहीं बनता है, इससे हीट नहीं बनता है, कोई और चीज बनता है, और हमारा काम इससे ये है, तो हम ये प्रोडक्ट कंसिडर करेंगे, हम प्रोडक्ट ये कंसिडर करेंगे। हीट और चीजों से हमारा काम नहीं है, हमें जो चाहिए, जो डिजायर्ड प्रोडक्ट होता है वो हमारा यहां पर हीट है, वो कम देता है। क्यों? साइड रिएक्शन हो जाता है, वहां से कुछ मास जो है वो लॉस हो जाता है। ठीक है जी, उस चीज में कन्वर्ट हो जाता है जो हमें नहीं चाहिए, डिजायर्ड नहीं है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि साइड रिएक्शंस हो जाते हैं। 3 नंबर ये है कि नो ऑप्टिमम कंडीशंस are given to the reaction, are given। अब देखिए, ये दोबारा से मैं लेता हूं, x प्लस वाई और ए से देता है, बन जाता है डी, प्रोडक्ट में है वो बन जाता है। ठीक है, अब देखिए, इस रिएक्शन के लिए 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर चाहिए, ठीक है जी, 200 केल्विन टेम्परेचर चाहिए मिसाल के तौर पर, और एक कैटलिस्ट सी जो है वो कैटलिस्ट चाहिए, तो तब हमें ये रिएक्शन जो है 90% यील्ड देता है या 90% से ज्यादा यील्ड देता है। और मैंने ये किया कि मैं लैब में चला गया, एक्स और वाई दोनों को कंबाइन किया, रिएक्शन करता हूं प्रैक्टिकल में, और मुझे डी देता है, लेकिन यहां पर मैंने जो कंडीशंस है, यहां पर प्रेशर का कंडीशन है, टेम्परेचर का है, कैटलिस्ट का है, ये कंडीशंस, इस कंडीशन पर ये देता है डी जो है मिसाल के तौर पर 250 ग्राम डी देता है। ठीक है जी, और हमें प्रैक्टिकल में मैंने कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन से ये बनता है, और जब मैंने प्रैक्टिकल किया तो प्रैक्टिकल में बन जाता है 150 ग्राम डी बन जाता है। अब क्या हो गया? वो हो गया मैंने कंडीशंस में चेंजेस की, रिवर्सिबिलिटी नहीं है, साइड रिएक्शन नहीं है, तो फिर कौन सा चीज है? फिर मेरे ख्याल में ये कंडीशन जो है, जो इस रिएक्शन के लिए चाहिए, जो इस 90% यील्ड शो करने के लिए जो कंडीशंस चाहिए, जो टेम्परेचर चाहिए, जो प्रेशर चाहिए, जो कैटलिस्ट चाहिए, वो मैंने प्रोवाइड नहीं की है, तो तब
वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा जो कि 90% या 90% से ज्यादा एफिशिएंसी जो है वो शो करता है। ठीक है जी, तो ये होगा। अगर कंडीशंस में आप चेंजेस करते हैं तब जो है वो एक्चुअल यील्ड पर असर पड़ेगा और वो कम होता जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद 4 नंबर ये है, 4 नंबर कि मैकेनिकल लॉस हो जाता है। मैकेनिकल लॉस, मैकेनिकल लॉस मींस कि मिसाल के तौर पर मैंने इस बीकर में सबसे पहला ये हो जाता है, ये एरर्स है, ये एरर्स हो जाते हैं, इंसान से हो जाता है। अब ये है बीकर, इसमें 100 ग्राम जो है वो यील्ड बना, प्रोडक्ट जो है वो 100 ग्राम है, लेकिन जब दूसरे बर्तन में जाता है, दूसरे बर्तन में ये वही 100 ग्राम यील्ड है, लेकिन जब यहां पर जाता है तो ये बन जाता है 95 ग्राम। अब कुछ जो है, कुछ जमीन पे गिर गया, कुछ जो है वैसे ही जाया हो गया, कुछ जो है इस बीकर में रह गया, तो खुद ब खुद जो है वो एक्चुअल यील्ड जो है वो आपका कम होता जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया एक यूजली मैकेनिकल लॉस है। और इसमें 3 किस्म के एरर्स जो है वो शामिल है। सबसे पहला परसेंट यील्ड जो है वो शामिल है। परसेंट यील्ड, सॉरी, एरर में 3 किस्म के, ये जो मैकेनिकल लॉस में कहता हूं, यहां पर 3 किस्म के एरर जो है वो आ सकते हैं। एक होता है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर तो कई इंसान से आ सकता है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा आपको कि एक बर्तन से जब हम दूसरे बर्तन में वो प्रोडक्ट जो है वो अमाउंट वो डालते हैं, तो कुछ जो है कुछ जमीन पे गिर जाता है, कुछ कपड़ों पे गिर जाता है, कुछ जो है वैसे बर्तन में रह जाता है, तो ये हो गया पर्सनल एरर। ये पर्सनल, ये इंसान से हो जाता है। दूसरा है रैंडम एरर। अब रैंडम एरर का मैंने ये बता दिया कि मिसाल के तौर पर रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सी पे एक रिएक्शन है वो 25 डिग्री सी 25 सेल्सियस से या सेंटीग्रेड से हो रहा है, एक रिएक्शन है। ठीक है जी, और मैंने वही टेम्परेचर जो है वो इसी या रूम टेम्परेचर पे मैंने रखा है 25 डिग्री सी। ठीक है, और अचानक ये जो है वेदर में चेंजेस आ गया, वेदर जो है वो अचानक तब्दील हो गया, बदल हो गया, चेंज हो गया, और अचानक ये टेम्परेचर जो है ये चला गया 10 डिग्री सी में। बारिश आ गया जी, अचानक जो है वो बारिश आ गया, और बारिश से आपको बताया सारा जो माहौल है वो फिर कोल्ड हो जाता है। ठीक है जी, टेम्परेचर जो है वो कम होता है, तो अचानक बारिश की वजह से, रेन की वजह से जो है टेम्परेचर कम हो गया, और हमारा जो रिएक्शन है वही यील्ड जो प्रोडक्ट मुझे चाहिए या हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट होता है वो नहीं मिलता है। ठीक है जी, वो नहीं मिलेगा हमें। हमें जो 90% हम जो रिएक्शन का 90% यील्ड का सोचते हैं कि इतना यील्ड हमें देगा, इतना प्रोडक्ट जो है वो हमें देगा, तो हमने ये रैंडम चेंज है, ये हमसे नहीं हो जाता है, ये बस कुदरती तौर पर हो जाते हैं, क्योंकि उसके लिए रूम टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री सी, हमने रखा 25 डिग्री सी पे, और अचानक जो है एनवायरमेंट में चेंजेस आ गए, वेदर चेंजेस आ गए। ठीक है जी, और वेदर चेंजेस से जो है वो टेम्परेचर नीचे चला गया, वही रिएक्शन जो है वो फिर भी होता है, लेकिन वो यील्ड अब नहीं देता है जो होना चाहिए। ठीक है जी, ये हो गया रैंडम एरर। और तीसरा एरर जो है वो है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर मींस कि कोई ना कोई मशीन में या कोई चीज में, सिस्टम में हमारा मसला है। ठीक है जी, रिएक्शन का जो कंडीशंस है वो ठीक है। ठीक है जी, टेम्परेचर जो है वो ठीक है, कैटलिस्ट अगर रिक्वायर्ड है तो वो ठीक है। ठीक है जी, और हमारे जो है पर्सनल एरर का भी साइड रिएक्शन भी नहीं हो जाता है, जो रिवर्सिबिलिटी है वो भी इस रिएक्शन में नहीं है, लेकिन कहीं नहीं कहीं सिस्टम में, मशीन में, जिस चीज में हम ये करते हैं जो है, मिसाल के तौर पर ये एक सिस्टम में मशीन है, और इस मशीन के जरिए हम टेम्परेचर देते हैं, और इसमें एक बटन लगा हुआ है यहाँ पर। ये जो है टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर मैंने देखा कि पहले टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सी भी था, अब मैंने इस बटन को दबाया, इसने हमें शो किया 100 डिग्री सी टेम्परेचर पे चला गया। ये रिएक्शन के लिए भी 100 डिग्री सी चाहिए। मैंने ये बटन दबाया और इससे मुझे जो है टेम्परेचर डायरेक्ट चला गया 100 डिग्री सी भी। ठीक है जी, लेकिन इसने शो स्क्रीन पे मुझे शो किया गया 100 डिग्री सी, और असल में 100 डिग्री सी नहीं है। तो ये सिस्टम में एरर है, सिस्टम में गलती है। तो ये गलतियां या ये एरर्स जो है, जब
इन एरर्स, ये एरर जब हम करते हैं, पर्सनल एरर करते हैं, रैंडम एरर हो जाता है, सिस्टमैटिक एरर जो है वो हो जाता है, मैकेनिकल लॉस हो जाता है, ऑप्टिमम कंडीशंस जो चाहिए रिएक्शन के लिए वो हम नहीं सही तरीके से नहीं रखते हैं, साइड रिएक्शन हो जाते हैं, रिवर्सिबिलिटी रिएक्शन में हो जाता है, तो फिर जो है थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो एक्चुअल यील्ड से ज्यादा होगा, और या एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, या इसके अपोजिट आप कह सकते हैं थ्योरेटिकल यील्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड। और ये क्यों, इस क्यों के लिए मैंने आपको बहुत सारे वजूहात जो है, जबकि एरर्स भी आपको बताए कि ये एरर्स जब आते हैं तो एक्चुअल यील्ड में जो है वो कमी होगा, वो कम होता जाएगा, लेकिन हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है, जो एफिशिएंसी रिएक्शन जो है थ्योरेटिकल शो करता है, या बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो वैल्यू, जो अमाउंट हमें प्रोडक्ट का मिलता है वो नहीं मिलेगा। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, यील्ड एंड टाइप्स ऑफ यील्ड। आप लेक्चर को देखिए, बिल्कुल सिरे से देखिए और आखिर तक देखिए। अगर फिर भी कोई मसला हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि वो हल हो जाए। ठीक है जी, तो इस लेक्चर का मतलब सिर्फ ये है कि आप यील्ड को समझे, परसेंट यील्ड को समझे, टाइप्स ऑफ यील्ड को समझे, और इसमें कौन कौन से जो है एरर्स हैं, एरर्स आते हैं एक्चुअल यील्ड में, या हमें प्रैक्टिस में, एक्सपेरिमेंट्स में, या लैब में, या प्रैक्टिकल वर्क में हमें हमारे साथ जो है एक्चुअल यील्ड क्यों कम हो जाता है। ठीक है जी, ये कम क्यों हो जाता है और थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो ज्यादा क्यों होता है, तो इसका भी आपको आंसर मिल गया, रीजन मिल गए। अब आपने क्या करना है, लेक्चर को सही तरीके से देखना है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।